मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद गृह विभाग ने इसकी रोकथाम को लेकर तमाम कार्रवाई करने को लेकर भी दिशा निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किए हैं। गृह विभाग ने पशुपालन विभाग द्वारा सीरो सर्विलेंस विशेष निगरानी एहतियात के लिए की जाने वाली कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए हैं। इंदौर, मंदसौर, नीमच, देवास, खंडवा, उज्जैन, गुना और आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को पशुपालन, वन, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर हर तरह के आपदा से निपटने की पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। कलेक्टरों से ये भी कहा गया है कि कुक्कुट पालक और जन सामान्य को बर्ड फ्लू रोग से बचाव की जानकारी अभियान चलाया जाए। पशुपालन विभाग और अन्य समन्वयक विभाग जिले में संपूर्ण सतर्कता और सावधानी सुनिश्चित करेंगे। जिले में भ्रमण के दौरान पक्षियों की बीमारी, मृत्यु की जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जानकारी भोपाल भेजेंगे। ये कार्रवाई के निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि बर्ड फ्लू प्रदेश के दूसरे जिलों में ना फैल सके और यही कारण है कि उन जिलों में एहतियात के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और तमाम गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कौओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है और यही वजह है कि इंदौर के लोग इस राजकुमार ब्रिज पर पकवान बनाकर लाते हैं और कौओं को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं कि कौए भी यहाँ पर पकवान बना खाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कौए पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं सज्जन हैं जो कौओं के लिए लड्डू लेकर आए हैं और लड्डू उनको डाल रहे हैं। साथ ही इंदौरी जो नमकीन है वो खास तौर पर यहाँ कौओं को खिलाया जाता है। जी बताइए, बड़ी संख्या में कौए पहुँचते कहा जाता है? काफी संख्या में यहाँ पर नियमित रूप से कौए आते हैं और हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में जब इनको हम दाना डालते हैं तो जो मृतक है वो उनको इसका भोजन लगता है, भोजन मिलता है इससे। बर्ड फ्लू का डर नहीं लग रहा आपको? देखिए, बर्ड फ्लू का डर तो खैर है, हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। जिस प्रकार पशु आदि अनादिकाल से पशु पक्षियों को पालता आया है तो ये एक दोनों में सामंजस्य है और ये बना रहता है और ये स्नेह का ही कारण है जिसकी वजह से लोग आज देखिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जहाँ पर भी कौए रह रहे हैं या 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी इलाके हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, साथ ही सैंपल भी लिए जा रहे हैं और कौओं की जहाँ भी बीट है उन तक की जांच की जा रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और लोग इन जगहों पर ना जाएं जहां पर कौए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्ड फ्लू का खतरा कौओं से फैलने का है। धार के मोहनखेड़ा में आज से यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता संबोधित करने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को समाज सेवा के साथ आक्रामकता का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। दरअसल हाल ही में विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनके नेतृत्व में अब यूथ कांग्रेस को मजबूत करने के प्लान पर काम शुरू हो गया है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर सियासत भी गर्म हो उठी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि यूथ कांग्रेस को अब आक्रामकता लाने की जरूरत है ताकि बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। तो वहीं बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग पर तंज कसा है। कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग के मुताबिक यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण वर्ग कितना भी आयोजित हो जाए, यूथ कांग्रेस अब आम युवाओं में अपनी पहचान को खो चुका है और अब यूथ कांग्रेस की पहचान भ्रष्ट और अनुशासनहीनता के लिए पहचाना जाता है। क्रिकेट मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेट मैच के आयोजन से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपनी ड्रेसअप के लिए खास तौर से चर्चा में है। और ये खिलाड़ी आप देख सकते हैं कि धोती कुर्ता पहन के यहाँ पर मैच चल रहा है। राजधानी भोपाल के अंकुर स्टेडियम में ये वैदिक समिति की ओर से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। खास बात यह है कि इस खेल में, इस मैच में सभी खिलाड़ियों को इस बात की ताकीद की गई है कि वो धोती कुर्ता या धोती टी शर्ट पहनकर ही मैच खेल सकेंगे। और ये बॉलर से लेकर बैट्समैन तक को अगर आप देखें और फील्डर्स को भी देखें तो बाकी सब कुछ आम क्रिकेट मैच की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर इनके जो ड्रेसअप हैं वो अपने आप में अनोखे हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। एक और ख़ास बात यह है इस मैच की कि यहाँ ग्राउंड में मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबको कमेंट्री की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, लेकिन ये कमेंट्री की आवाज़ भी संस्कृत भाषा में ही है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं वो सभी वैदिक समिति से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं और इन सबको यहाँ पर इस मैच के खेलने के लिए ये
ये तय किया गया है कि वो ड्रेस में धोती कुर्ता ही पहनकर खेल सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबी कवायद के बाद स्कूल फीस पर नियंत्रण के लिए कानून बना तो जरूर, लेकिन अब तक इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग कोई नियम तय नहीं कर सका है। मध्य प्रदेश में लंबी कवायद के बाद निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण करने के लिए फीस नियंत्रण कानून बना तो जरूर, लेकिन अब तक स्कूल शिक्षा विभाग नियम तय नहीं कर पाया है। इसका फायदा निजी स्कूल कोरोना काल में भी उठाने की भरपूर कोशिश करते रहे। स्कूलों ने 20% तक फीस बढ़ा दी थी, पर अभिभावकों के विरोध के चलते ही सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को बढ़ी हुई फीस पर रोक लगानी पड़ी। निजी स्कूल हर साल 10 से 25% तक फीस बढ़ाते हैं और अभिभावक हर साल इसका विरोध दर्ज कराते रहते हैं। सरकार ने इसका स्थायी समाधान दिसंबर 2017 में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस विधेयक 2017 लाकर फीस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। कानून तो बना, पर विभाग के अधिकारी अब तक नियम जारी करने में लापरवाही बरत रहे हैं। नियम न लागू होने के कारण मैदानी अधिकारी चाहकर भी निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि नए शिक्षा सत्र से इस कानून को लागू करने की तैयारी की जा रही है। नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। स्कूल केवल 10% ही फीस बढ़ा सकते हैं। अगर इसके आगे स्कूल फीस बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि नए शिक्षा सत्र से इस कानून को लागू कराया जाएगा, वहीं इस कानून के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक बार फिर से गोडसे के नाम की हवा बनाना शुरू कर दिया है। आज हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला की स्थापना की, जहां पर वो युवाओं को गोडसे के जीवन से जुड़े साहित्य पढ़ाएंगे। ग्वालियर में हिंदू महासभा एक बार फिर से गोडसे को महिमा मंडित करने की कवायद में जुट गई है। महासभा ने गोडसे के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए गोडसे ज्ञानशाला की स्थापना की है। दौलतगंज स्थित कार्यालय में हिंदू महासभा ने आज गोडसे ज्ञानशाला का भव्य शुभारंभ किया। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे की आरती कर ज्ञानशाला का शुभारंभ किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने कहा कि गोडसे ज्ञानशाला में नाथूराम गोडसे के जीवन से जुड़े साहित्य और चित्र उपलब्ध रहेंगे। यहां आने वाले युवाओं को भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बताया जाएगा और गोडसे द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी जाएगी। भारद्वाज ने कहा कि हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे का मंदिर स्थापित करने का संकल्प लिया है और इसी साल 19 मई को हिंदू महासभा दौलतगंज स्थित कार्यालय में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाएगी। हिंदू महासभा ने यह भी ऐलान किया है कि मई महीने में वो भगवान गोडसे का मंदिर स्थापित करेगी और बाकायदा दौलतगंज स्थित कार्यालय में गोडसे की प्रतिमा लगाएगी। जबलपुर में लोगों का भरोसा कानून पर से उठ चुका है। यही वजह है कि किसी भी विवाद के मामले में लोग पुलिस के पास जाने की बजाय खुद ही येन केन प्रकार समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक घटना लेडी एल्गिन अस्पताल में सामने आई है, जहां लोग विवाद के बाद पुलिस के पास जाने की बजाय खुद ही लड़ झगड़ कर मामला निपटाते नजर आए। एसपी ऑफिस से चंद कदम दूर लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में स्कूटी से पहुंचे दो युवकों का स्टैंड कर्मचारी से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पार्किंग शुल्क मांगने पर दोनों युवकों ने कर्मचारियों को जमकर पीट दिया। घटना शनिवार दोपहर की है, जब दो युवक स्कूटी से एल्गिन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनके परिवार की एक महिला जांच करवाने पहुंची थी। तभी कर्मचारी ने युवकों से वाहन स्टैंड शुल्क मांगा। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद स्कूटी सवार युवकों ने वहां जमकर हंगामा मचाया। बहरहाल इस घटना के बाद दोनों पक्ष पुलिस थाने भी पहुंचे, जहां दोनों का समझौता हो गया। अस्पताल के परिसर में हुई यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक और जहां अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं शहर में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिले में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और यह हादसे अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2020 में 282 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है, वहीं 850 लोग से अधिक इसमें घायल हुए हैं और यह सिलसिला अभी भी जनवरी 2021 में लगातार बरकरार है और यह हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ जनवरी माह में 10 दिन बीते हैं अभी, और इसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पीटीएस
का जो चौक है वहाँ 3 हादसे हुए हैं और तीनों हादसों में लोगों ने अपनी यहाँ जान गंवाई है। और यहाँ हाईवे अथॉरिटी ने अभी तक कोई ऐसे संकेतक नहीं बनाए थे जिसके कारण यह हादसे हो रहे थे। दुर्घटना घटने के बाद हाईवे अथॉरिटी नींद से जागी है, उसके बाद यहाँ संकेतक बनाए गए हैं। वहीं जिले में अब तक 14 ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित किए गए हैं, उसमें भी अभी भी न यातायात, न आरटीओ, न हाईवे अथॉरिटी ने अभी तक ऐसा कोई ठोस पहल नहीं किया है जिससे वहां दुर्घटनाएं कम हो और संकेतक बनाए जाएं। ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है और अगर यही हाल रहा तो ये सड़क हादसे निरंतर बढ़ते रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन, यातायात विभाग और आरटीओ को और हाईवे अथॉरिटी को ठोस ऐसा पहल करना होगा जिससे यह घटनाएं कम हो और लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ से नेशनल हाईवे 53 गुजरता है जिसमें हादसों का अंबार लगा रहता है और लोग अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हैं। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। धमतरी जिले में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू कर दी गई थी और धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, करीब 43 लाख कुंटल। अब तक जो खरीदी हुई है उसके मुताबिक 31,56,000 कुंटल धान की खरीदी हो चुकी है। इसमें से 97,273 किसान अपना धान बेच चुके हैं। ये बड़ी संख्या है। कुल 89 केंद्र हैं जिले में और अभी तक जो भुगतान की स्थिति है वो 4,43,43 लाख किसानों को भुगतान किया जा चुका है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर इसमें है वो उठाव की चुनौती की है। उठाव का जहाँ तक आंकड़ा है अभी तक उसमें सिर्फ 1/4 धान का ही उठाव किया गया है। मतलब 31,56,000 कुंटल खरीदी हो चुकी है और सिर्फ 7,72,000 कुंटल धान का उठाव हुआ है। ये करीब 1/4 या उससे भी थोड़ा सा कम है। तो उठाव बड़ी चुनौती बनी हुई है। अभी सिर्फ अरवा राइस मिलर जो हैं वही उठाव कर रहे हैं, उसना वालों से अनुबंध होना है, फिर आरओ कटना है। तो एक बड़ा लक्ष्य अभी प्रशासन के सामने है कि उसे राइस मिलरों से जल्द अनुबंध करना होगा और दबाव बनाना होगा कि जल्दी से धान का उठाव हो, कस्टम मिलिंग तेज़ी से चले ताकि जो सरकार का जो लक्ष्य है धान खरीदी का और कस्टम मिलिंग समय पर पूरा करने का वो वाकई में समय पर पूरा हो सके। बालोद जिले के जो ग्राम पंचायत है, बालोद जिले में तकरीबन 436 ग्राम पंचायतें हैं और इस ग्राम पंचायतों के जो रोजगार सहायक है और पंचायत के सचिव है, जिनके माध्यम से ही जो पंचायतों का संचालन होता है, चाहे जो भी विकास कार्य हो, मूलभूत कार्य हो, ये 2 प्रमुख अंग होते हैं पंचायत के जिनके माध्यम से काम होता है। लेकिन 26 दिसंबर तकरीबन पिछले 15 दिनों से ये लोग बेमियादी हड़ताल पे चले गए हैं। इनकी जो मांगे हैं, चाहे वेतन पुनरीक्षण की बात की जाए या जो परीक्षा अवधि क्रॉस कर चुके हैं उनको नियमितीकरण की जाए, ऐसे तमाम मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन पे डटे हुए। आंदोलन की मांगे पूरी नहीं होने पर अब ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसा कि इन्होंने एक पूरी आसपास के जो शहर के भीतर और ग्रामीण इलाकों में घूमकर भिक्षा एकत्र किए और उसे सरकार को भेजने की तैयारी की और इसके अलावा एक यज्ञ हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ हवन किया। और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि हड़ताल दिन ब दिन एक नया रूप लेता जा रहा है। नई इनके द्वारा पहल किया जा रहा है ताकि सरकार इनकी मांगों को सुने और इनकी जो मांग को जल्द से जल्द पूरा कर सके। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, आज ये पंक्तियां इसलिए दोहराई जा रही हैं क्योंकि आज जो है शहीदों के सम्मान में भिलाई में जो है वो शौर्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये शौर्य स्मारक है जिसका निर्माण करीब 7.5 एकड़ की जमीन पर किया जा रहा है। भिलाई के हृदय स्थल सिविक सेंटर के समीप में सेक्टर 5 में इसे निर्मित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ में दीवारों पर यह उकेरा गया है कि किस तरह से जो सैनिक होते हैं वो अपना शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और इसके अलावा जितने भी जो शहीद हैं उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर उनके चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। इसके अलावा वॉल ऑफ ऑनर जो शहीद हुए हैं सन 2000 से लेकर अब तक जितने भी शहीद हुए हैं उनको यहाँ पर सम्मान देने की कोशिश की गई है और उनके परिचय यहाँ पर लोगों को दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के जिम की सुविधा, फाउंटेन की सुविधा और जितने भी यहाँ पर जो ध्वज है उसको लहराया जाएगा, करीब ये 100 फीट का ऊंचा होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पार की जो है शहीद शौर्य स्मारक जिसका नाम दिया गया है, यहाँ पर करीब 25 फीट की ऊंची प्रतिमा शहीद भगत सिंह की यहाँ पर लगाई
लाई जाएगी, स्थापित की जाएगी, जो अपने न सिर्फ देश की बल्कि संपूर्ण विश्व की ऐसी प्रतिमा होगी जिसे पूरी तरह से मेटल से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से ये पूरा शौर्य स्मारक तैयार किया जा रहा है, इस पूरे पार्क को तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को समर्पित करेंगे। इसको लेकर भिलाई सहित संपूर्ण प्रदेशवासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना। वह स्वागत है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 10 साल की एक एंजल रहती हैं ओडिशा में। इस नन्ही सी बच्ची को ओडिसी डांस का भविष्य कहा जा रहा है, क्योंकि उसने 2 साल की उम्र से ही इस नृत्य कला की मुद्राएं सीखनी शुरू कर दी थी और अब तक 300 से ज्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी है। Pranam everyone, I am Angelina Avni from Bangalore, India. 2 साल की एक बच्ची अपनी माँ की गोद से उतरी और सामने थिरक रहे पांवों को गौर से देखने लगी। उसकी माँ चाहती थी कि बच्ची ओडिसी नृत्य सीखे, लेकिन गुरु ने कहा बच्ची के पांव बहुत कोमल और छोटे हैं, ये नृत्य नहीं कर सकेगी। माँ ने अनुरोध किया, कहा बेबी एंजेलिना को बैठकर नृत्य देखने दीजिए, उसमें लीन होने दीजिए। यहीं से शुरू हुआ 10 साल की इस विलक्षण नृत्यांगना का अद्भुत सफर। एंजेलिना को जानने वाले उसे एंजल मानते हैं। एंजल यानी फरिश्ता। उसकी सादगी, सौम्य अंदाज, मासूमियत और नृत्य को लेकर जुनून अलबेला है। After school there was dance class also, extra classes. So I used to eat the snacks and all those things in the car, and then I go to dance class, dance and come back. उसका ताल सेंस बहुत अच्छा है, तो रिदमिक सेंस उसका बहुत अच्छा था। तो वो जैसे ही वो लोग जो कॉपी कर रही थी, जो भी टीवी में चल रहा था तो कॉपी कर रही थी, तो मुझे लगा उसमें कुछ डांस का हुनर है जो मैं उससे लेके आगे उसको प्रोत्साहन कर सकती हूँ वो चीज़ को। राधा रानी संगे नाचे। ओडिसी डांस में त्रिभंगा मुद्रा कठिन मानी जाती है, मगर छोटी सी एंजेलिना ने जब ये मुद्रा बनाई तो उसके जुनून को देखकर उसकी गुरु दंग रह गई। दस साल की एंजेलिना देश विदेश में 300 से ज्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी है और अनगिनत अवार्ड्स और ट्रॉफी भी जीत चुकी है। एंजेलिना ने ओडिसी इंटरनेशनल, चित्रा, चिन्ना कलानादम, संक्रमणा फेस्टिवल, नक्षण फेस्टिवल, डांस हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड डांस डे, इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल जैसे मंचों पर अपना जादू बिखेरा है। 2017 में नृत्य कनक कुमुद सम्मान, 2018 में GTS विमेन एक्सीलेंस राइजिंग स्टार अवार्ड, 2019 में देवांशी कला विदुषी सम्मान और कला किशोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2020 में ऑनलाइन सीरीज में पुराण आधारित क्लासिकल डांस की कैटेगरी में राज्य स्तर के मुकाबले में पहले नंबर पर रही एंजेलिना। लेकिन इस नन्ही डांसर का एक सपना अधूरा है,
वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका परफॉर्मेंस देखें। My goal is that I will go to Modi. I'll dance front of Modi, and I'll show my talent. एंजेलिना को ओडिसी डांस का भविष्य कहा जा रहा है, लेकिन वो डांस के साथ पढ़ाई को भी पूरी तवज्जो देती है। उसे होमवर्क खत्म करने के लिए कभी बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो मानती है कि नृत्य एक अनुशासन है, ऐसा अनुशासन जो जिंदगी के हर पहलू में दिखना चाहिए। ये किड्स तो वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। फिलहाल 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दिन के 12:30 बजे। बुलेटिन में बस इतना ही।